नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हिंदी और तेलुगु की जो तुलनात्मक विषय पर मैं एक व्याख्यान देना चाहता हूं। नई कविता एवं वचन कविता में बिंब विधान, ये तो दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, हिंदी नई कविता और तेलुगु वचन कविता में चित्रित बिंब विधान। सबसे पहले बिंब क्या है और बिंब के साथ साथ हिंदी और तेलुगु दोनों काव्य नई कविता और वचन कविता में किस प्रकार बिंब का चित्रण किया है विभिन्न तेलुगु और हिंदी के कवियों ने, जिस प्रकार लगभग समान दिखता है, हम आगे इससे चर्चा करेंगे। बिंब क्या है? बिंब का कोशार्थ यह है कि प्रतिच्छाया, अलग, उपमेय, आईना है। बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रत्येक कवि अपनी रचना में विभिन्न शिल्पगत साधनों के सहारे अपनी भावनाओं तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। उन्हें भाषा के प्रयोगों पर असमान अधिकार होता है। एक शिल्पी के समान काव्यकार कई बिंब के माध्यम से अपनी भावना को साकार बनाने की चेष्टा करता है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि कविता में बिंब का स्थान महत्वपूर्ण है और रहेगा। मिहाइल अस्यात्रिकोव ने कला में बिंब के स्थान के बारे में चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि कला बिंब विधान को त्याग नहीं सकती, क्योंकि बिंब विधान उसकी आत्मा भी है, उसका अंतस्सार है और उसका प्रधान चरित्र गुण। आधुनिक कला संदर्भ में यह घोषणा महत्वपूर्ण है। बिंब के महत्व का एक कारण यह भी है कि सभी कलाओं के सामान्य तत्व के रूप में बिंब का स्थान है। बिंब एक दार्शनिक सत्य और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। एक संवेदनात्मक स्तर, टोन का इसमें संयोग होने पर यह कलात्मक बिंब हो जाता है। काव्य में यह कलात्मक बिंब शब्दों के माध्यम से रूपायित होता है। शब्द अन्य कला माध्यमों की अपेक्षा अधिक सामाजिक होते हैं, इसलिए काव्य में बिंब विधान का प्रतिदर्श पैटर्न किस निश्चित विचारधारा एवं जीवन दृष्टि के आलोक में रूपायित होता है। वैसे बिंब विधान के अध्ययन में बिंब विधान के स्तोत्रों पर कम, बिंब की विशेषताओं पर अधिक ध्यान देना समीचीन होगी। अरस्तु के कला दर्शन में कला की प्रकृति की अनुकृति कहा गया है, किंतु यह अनुभूति वस्तुओं के बाह्य आभास के प्रति नहीं, वरना उनकी आंतरिक साधकता की होनी चाहिए। प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण और एक विशाल अर्थ में यह प्रक्रिया कलात्मक बिंब विधान के बिना संभव नहीं है। आजकल कलाकृतियों के ऐसे अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है जिसमें कृति की विचारधारा और विचार किया जाता हो। कॉर्नवेल के अनुसार कला का जगत सामाजिक संवेग का जगत है, जो अनेकों के जीवन अनुभवों के फलस्वरूप उपलब्ध शब्दों और बिंबों से बना हो। नई कविता की केंद्रीय भावना दुख एवं उदासीनता नहीं, एक तरह की अनुभूतिगत निर्वैयक्तिकता कही जा सकती है, जिसका एक गुण यह है कि भाव को बिंब रूप में प्रत्यक्षीकृत करने के साथ साथ उसकी परतें का सुंदर विश्लेषण भी उसको मिलता है। इस प्रकार अज्ञेय की कविता हम देखेंगे। वहाँ एक चट्टान है, सागर उमड़कर उससे टकराता है, पछाड़ खाता है, लौट जाता है, फिर नया ज्वार बरता है, सागर फिर जाता है, ना कहीं अंत है, ना कोई समाधान है, ना जीत है, ना हार है, केवल परस्परता के तनावों को एक अविराम व्यापार है। और इसमें हमें एक भव्य का बोध है, एक तृप्ति है, अहम की तृप्ति विस्तार है, विराट सौंदर्य की पहचान है। और यहाँ यह तुम हो, यह मेरी वासना है, आवेग निर्वैतिरेक निरंतराल खोज का एक अंतहीन संग्राम, यही क्या प्यार है। वैसे यह इतना सुनियोजित नहीं लगता और कविता के अंत में जो विस्मय प्रश्न है उससे प्रतीत होता है कि भाव का विश्लेषण होने पर भी कविता बौद्धिक नहीं है। अज्ञेय के बिंब विधान की यह विशेषता है कि उनके बिंबों में अधिकतर प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित है। उषा, संध्या,
पंछी, सागर, नदी और मछली जैसे सामान्य बिंब के माध्यम से विशिष्ट अर्ध गहराई स्फुरित करने में अज्ञेय सफल रहे हैं। तेलुगु के पठाबी को नगर का जीवन स्वानुभूत है। संदर्भ बदला है, चंद्रमा के बदले होगा, अब चांदी के रूप में अधिक महत्व देने लगे हैं। पूंजी के समाज में चांदी के रूप को महत्व देना स्वाभाविक ही तो है ही, पर पटाबी के लिए स्वाभाविक नहीं जचता। वे कहते हैं, मुकर है हमारे कानों में, दिलों में भी चांदी का रुपया, हाय चंद्रमा, खाए रुपये का भी तुमसे भ्रम नहीं होता क्या किसी को, सच है तुम्हारी कद्र जरूरत नहीं, देखो हमारी आंखें होती वियुक्त बिजली के दीपों की दवलियों से, बिजली के विज्ञापनों की रंगीन क्रांति के उन्माद नर्तन से। अब इसका तेलुगु यथातथ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ముకురింపుచున్నది మా కరణాలతో, గుండెలదుగుడ వెండి రూపాయి, అయ్యో జాబిల్లి నిన్ను పోగొద్దుకున్న రూపాయి లాగానైనా భ్రమింపరే ఎవ్వరూ నిజంగా, నీ ఓరచూపు బొత్తిగా అవసరం సుమి, మా కుళ్ళు మరిసిపోవున చలవిదుకు, దీపాల యాలదవల పరమునకు పలవిదుకు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లో రంగు రంగుల కాంతి చేయ ఉన్మాద నగ్న నర్త नमुनक। देखिए, बड़े ललित बिंब के माध्यम से रामदास मिश्र गलियों में भटकती चाह की नाना भंगिमाओं के वर्णन द्वारा नगर का यह बिंब खींचते हैं। एक चिड़िया धूप की उड़ रही है कंगारों से कंगूरों तक, चाह गलियों में भटकती हैं, फिसल जाती कहीं चिकनी बीत पर, तार में है उलझ जाती कहीं पड़ जाती, बसों के आगे बिकारिन सी, पार करने में सड़क असहाय कह जाती, कभी आती रेल के पहले पटरीले सिर पटकती हैं, भीड़ में कोई अकेली सी लहर सी टूट जाती और जुड़ जाती। उपमानों का उपमेय ना करने का करके यथार्थ चित्रण को ही बिंबवत बनाकर एक अन्य कविता में कवि नगर का यह बिंब प्रस्तुत करते हैं। फुटपाथों पर टूट रही हैं रह कर कड़ी खांसी की आवाज़ों, एक लावारिस लाश पड़ी है, जिसकी अगल बगल से सफ़ेद संस्कृति की धाराएं बह जाती हैं कतराकर। टेरलिन पहने कुछ जवान बाबू तोहफे बख्श रहे हैं, शरीफ माताएं मार कर आए हुए बच्चों की पीठ ठोंकती और अंग्रेजों में उन्हें कुत्तों से प्यार सिखाती हैं। अंधेरी गली के एक टूटे मकान में बैठी हुई एक गरीब विधवा एक उदास लोकगीत गुनगुनाती हुई बाट जोह रही है बेटे के लौटने की, और उसकी छत पर चुसी हुई हड्डी का एक टुकड़ा लिए चील आ बैठी है सामने के बंगले से। देखिए, भरतभूषण अग्रवाल को महानगर सांपों से भरा हुआ दिखता है। उन्हें नागयज्ञ करने किसी जन्मेजय की प्रतीक्षा है। पौराणिक बिंब का सकल प्रयोग इनकी इस कविता में मिलता है। इस महानगर में जहाँ भी जाता हूँ कुर्सी पर सांप को कुंडली मारे बैठा पाता हूँ। सड़क पर जब मैं बेखबर चला रहा होता, चुपके से बगल से एक रंगीन सांप सरक जाता है। पार्कों की घासों पर इन्हें लहराते देखता हूँ, दफ्तरों रेस्तरों में इनको फुफकारने उठती हैं क्या मेरी तरह, और सब भी एक जन्मेजय के इंतजार में अटके हैं। यहाँ पौराणिक कथा को भी यहाँ ले आए हैं। एक ही बिंब का यहाँ विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया है। राजकमल चौधरी को भी नगर के अंधेरे में एक बीभत्स नारी बिंब का प्रत्यक्षीकरण होता है। यहाँ देखिए, अचानक एक रात ब्लैक आउट में बेहोश इस नगर के अंधेरे में मैंने उसे देख लिया शहीद स्मारक के नीचे, रोते हुए वह नंगी भी और खून से लथपथ भी, और वह कराहती हुई भागी जा रही थी। गलियों में, मरघट में और राजभवनों में पुकारती हुई मेरा ही नाम बार बार, गिरती हुई टोकरें खाती हुई, हंस भी किलकिलाती हुई। मैंने उसे देखा
उसके कटे हुए दोनों स्तनों को जोड़कर बनाया गया है पृथ्वी का गोलंबर, और वह बुझे हुए लैंप पोस्टों को जलाने की कोशिश में लहूलुहान हो गई है। कविता का क्षेत्र भावानुभूतियों का क्षेत्र होता है। कविता का अंतःसमन सौंदर्य भावना है, ना कि विचारा। नई कविता में यद्यपि विचारों को प्रधानता की बात उठाई जाती है और भावुकता का विरोध इस कविता का चरित्र गुण माना जाने लगा है, ये तथापि भावों का कलात्मक बिंबों में भावनात्मक अंकन नई कविता की विशेषताओं में से एक है। वास्तविकता यह है कि ये भाव नई कविता में अपेक्षाकृत नकारात्मक है। बेबसी, उदासीनता इत्यादि भावों का चित्रण निश्चित रूप से नया है और युग के संतरास की अभिव्यक्ति है। मन की उदासीनता का यह चित्र प्रकृति के संदर्भ में मानवीय भावों का आरोप करके केदारनाथ सिंह प्रस्तुत करते हैं। झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगे बुझे खेतों से झुरझुर खेतों सी रंगीनी, दूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुतियों की चादर अनवीनी, दिन के इस सुनसान पहर में रुकती गई प्रगति जीवन की। विवश स्थिति को सामाजिक संदर्भ में यह बिंब प्रस्तुत करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना देखिए, भूखी बिल्ली की तरह अपनी गर्दन में शंकरी हांडी फंसाकर हाथ पैर पटकाओ, दीवारों से टकराओ, महज चटपटाते जाओ, शायद दया मिल जाए। दुनिया और पसंद करती है मगर शेख चेलों को अपनी हर मृत्यु को हर बरी क्यारियों में बरी हुई तितलियों पंख रंग कर छोड़ दो, शायद संवेदन मिल जाए। कहीं कहीं उपेक्षा के विरुद्ध सार्थकता की आशा व्यक्त की गई है, जिसे धर्मवीर भारती की भी बहुत प्रमुख कविता का एक अंश। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा जूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिया का आश्रय है। और इसी प्रकार तेलुगु में बैरागी आलूरी बैरागी चौधरी के ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि पहले हिंदी का अर्थ देखें और इसके साथ साथ हिंदी का भी तेलुगु का भी देखेंगे। मुझे थोड़ा विश्वास दो, पहाड़ों को पीस दूंगा, फटे हुए टमाटर सा सूरज को, सूखे पापड़ सा चांद को आकाश की झूठी ताली में से निकाल दूंगा। तेलुगु में देखिए बढ़िया, నాకు కొంచెం నమ్మకమివ్వు, కొండల పిండి కొట్టేస్తాను, చితికిన టమాటా లాంటి సూర్యుడిని, ఆరిన అప్పడాల లాంటి చంద్రుణ్ణి ఆకాశపు ఎంగిలి పల్లెల్లోంచి నెట్టేస్తాను। तो आशावादी अपनी भय विफल मनस्थिति को शेषेंद्र शर्मा इस प्रकार व्यक्त करते हैं। कौन आने देंगे इस रात को, रात के पदचाप सुनते ही बस दिन बैठ जाता है। शाम का खून पी अट्टहास करते आकाश की जिह्वा में भयानक दुष्टा पंक्तियों, जिस शोणित नक्षत्र कितना घना अंधकार, यह है एक दुस्वप्न नोट विह्वल मन शक्लों में जनित कुटिलाकृतियों का नर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए तेलुगु में इसका ఎవరు రాణిస్తారు ఈ రాత్రిని, రాత్రి అడుగుల చప్పుడు వినిపిస్తే చాలు గుండె గొబగొబలాడుతోంది, సాయంత్రం రక్తము త్రాగి వికటాట్టహాసం చేసే ఆకాశపు నోటిలో దుష్ట పంక్తులు, సిత శోణిత నక్షత్రాలు, ఎంతటి గాఢ తపస్సు ఇది ఒక పీడ కలల కూడా, విఫల మనః రక్తాలతో పుట్టిన కుటిలాకృతుల తాండవించే వీడు। समसामयिक समाज की संश्लिष्ट गति का भावात्मक प्रकृति बिंबों में चित्रण करते हुए रामदर्श मिश्र कहते हैं, दौड़ता सांस हाफता दिन एक नीली झील पर आ रुक गया है, भागते से रास्ते जो सांप तल पर शांत उतराए हुए हैं, बिछुड़ते पिटते हुए चेहरे सतह पर फूल झोंक छाए हुए हैं, टूट कर उड़ता हुआ आकाश टहरा सा समूचा झुक गया है। रूमानी संस्कार से युक्त कुछ बिंब इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। धर्मवीर भारती का एक कलात्मक बिंब आगे देखेंगे। ये शरद के चांद से उजले दले से पाँव मेरी गोद में, ये लहर पर नाचते ताजे कमल की छाँव मेरी गोद में, दो बड़े मासूम बादल देवताओं लगाते धांव मेरी गोद में।
इसके ठीक विपरीत अज्ञेय का प्रयोगवादी नए सौंदर्य बोध का व्यक्त करता हुआ एक श्रव्य बिंब देखेंगे। सवेरे सवेरे नहीं आती बुलबुल, ना श्यामा सुरीली, ना फुटकी, ना दहंग सुनाती है बोली, नहीं फूल सुंदनी पेतनी सहेली, लगती है फेरे जैसे ही जाग, कहीं पर अभागा अड़ाता है कागा काएं काएं। नारायण बाबू चंद्रमा के लिए ताजा बिंब प्रस्तुत करते हैं। अमलिन शीशे का टुकड़ा चंद्ररेखा समाज वक्रता, तेलुगु में देखिए, मासिपोन गाजु मुक्का नेलवंका संगम वंका। चांदनी के लिए एक अत्यंत नवीन सह संवेदनात्मक बिंब है नारायण बाबू जी का, देखेंगे। झन झन चल्लों की ध्वनि है चांदनी, तेलुगु में देखिए, गल गल मदल ध्वन वेन्नेला। चांद के लिए एक अन्य बिंब, समाधि में मृत शिशु सा जलदांतर शशि, तेलुगु में देख, समाधिलो मृत शिशुवला जलदांतर शशि। तेलुगु की वचन कविता में तिलक का नवरोमानी सौंदर्य बोध द्रष्टव्य है। बड़ी सुकुमार भाव के साथ विकसित सौंदर्य बोध के कवि हैं तिलक, जिन इनके कुछ संवेदनात्मक बिंबों में इनका प्राकृतिक सौंदर्य बोध व्यक्त हुआ है। प्रातः काल को लेकर एक संवेदनात्मक सौंदर्य बिंब है। देशभक्त और धर्म पुरुष, लाडली लड़कियां कुंकुमवतियां, प्यारे लड़के विवाहिताएं, साथ नाचते कोकिल कंठ से, गई शुभ अभिनव प्रभात, रेखा धवलियां माँ हो तुम, तेलुगु में देखिए। देशभक्तुలు ధర్మ పురుషులు చిట్టి తల్లులు సీమంతునులు ముద్దు బాలురు ముత్తైదువులు కూడి ఆడుచు కోకిల గానములు పాడిన శుభాభినవ प्रभात गीता दव लिम्बा। कविता के बारे में तिलक के ये बिंब देखिए, शीशों के लहरों को चांदनी के समुंदर, जूही के फूलों के इंद्रदीप और मंत्रलोक के मणिस्तंभ, ये है मेरी कविता की चंदनशाला के सुंदर चित्र विचित्र। तेलुगु में देखिए, गाजु केरटाल वेन्नेल समुद्रालु, जाजि पुव्వుల అత్తరు దీపాలు, మంత్రలోకపు మణిస్తంభాలు, నా कविता चंदनशाला सुंदर चित्र विचित्रालु। इस अध्ययन से ये दोनों की हिंदी और तेलुगु नई कविता और वचन कविता के अध्ययन से यह विदित होता है कि यह है वास्तव में विभिन्नता में एकता ही भारतीय साहित्य की विशेषता है। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।